आजकल सोशल मीडिया पे एक डिस्कशन का विषय है रेंटेड हाउस वर्सेस ओन हाउस। काफी कंफ्यूजिंग लगता है ये, और लोग इस उधेड़बुन में पड़े रहते हैं कि आखिर अपना घर खरीद लिया जाए या रेंट पे रहा जाए। अब अपना घर खरीदना इमोशनल एंगल है, हमने बचपन से सुना है, रोटी कपड़ा और मकान। जो ये डिस्कशन का विषय बना हुआ है कि आखिर ये रेंटेड हाउस हो, रेंट में बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत ही इजी तरीके से आपको कैलकुलेशन बता देते हैं और ये पता चलता है कि रेंटेड हाउस में रहना ज़्यादा इजी है और इनफैक्ट उसमें पैसे भी ज़्यादा बचते हैं। वहीं कुछ लोग आपको अपने हाउस को खरीदने में बेनिफिट बताएंगे और बताएंगे कि एक टाइम के बाद इस प्रॉपर्टी की रेट बढ़ जाती है। आज जो प्रॉपर्टी आपको 50 लाख में मिल रही है, आज से 15 साल 20 साल के बाद वो 2 करोड़ 3 करोड़ की होगी। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों के अपने एंगल हैं, दोनों के अपने विचार हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर रेंटेड हाउस बेटर है या ओन हाउस बेटर है। लेकिन इस पहलू को डिस्कस करने से पहले दो बातें समझना जरूरी है, एक इमोशनल एंगल, दूसरा फाइनेंशियल एंगल। पहले इमोशनल एंगल की बात करते हैं। इमोशनल एंगल की बात करें तो हमने बचपन से देखा है, पहले के लोग जॉब करते थे, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते थे उससे घर ही खरीदते थे और अपने घर में सुकून की जिंदगी जीते थे रिटायरमेंट के बाद। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि अपना घर होना अपने आप में एक बेहतरीन बात है और लोगों की नजरों में भी एक अपनी छवि बनती है कि फला व्यक्ति ने अपना घर खरीद लिया है। अब इसके फाइनेंशियल एंगल की बात करें तो अभी इसके 6 स्टेजेस में इसको डिस्कस करेंगे। मैं बारी बारी से 6 एंगल बताऊंगा, 6 पॉइंट्स बताऊंगा और उसमें आपको खुद ही डिसाइड करना है। मैं आपको ऐसा कुछ गाइड नहीं कर रहा कि रेंटेड हाउस बेटर है या फिर ऐसा कुछ गाइड नहीं कर रहा कि ओन हाउस बेटर है। ये आपको आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिसाइड करना है और ऑफकोर्स डिसीजन लेने वाला व्यक्ति ही सर्वोपरि माना जाता है और डिसीजन लेने के बाद ही आप किसी अंजाम तक पहुंच सकते हैं। इसमें मैं कहीं किसी एक पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि हर किसी के सोचने का तरीका और उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस अलग अलग होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कि आप अपना ओन हाउस खरीदना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी की कीमत अराउंड 70 लाख टू 1 करोड़ रुपीज है। तो जब आप उसको लेने जाएंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी कैश मनी है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग तो इसे लोन पे लेते हैं, तो आप डाउन पेमेंट करेंगे अराउंड 10 to 15% और रेस्ट ऑफ द अमाउंट का आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा और उसकी ईएमआई करेंगे। तो ईएमआई जब आप बैंक से होम लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, तो ईएमआई लेने के बाद उस पर 30% का टैक्स डिडक्शन हो जाता है। तो टैक्स बेनिफिट होने के बाद ये अराउंड आपको 50,000 रुपीज पर मंथ का ईएमआई बनाएगा आपको, लेट्स से अगले 15 ईयर्स के लिए। तो अगले 15 ईयर्स के लिए अगर आप 50,000 हर मंथ आप पे करते हैं, ये एक अलग कैलकुलेशन हो गया। अब एंगल लेते हैं रेंटेड हाउस का। रेंटेड हाउस उसी प्रॉपर्टी की, सेम प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की कीमत 70 लाख टू 1 करोड़ इन बिटवीन है, उस प्रॉपर्टी में आप रेंटेड रहेंगे तो उसका किराया जाएगा 15 से 20 हजार रुपये और हद से हद 25 हजार रुपये। तो दोनों कंडीशन में आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा और आपको टैक्स में रिबेट भी मिलेगा। अब इसमें एंगल क्या है कि एक तरफ जहां 50,000 60,000 रुपीज पर मंथ ईएमआई पे कर रहे हैं, वहीं उसके सिर्फ 30 to 40% अमाउंट में आप उसी घर में रेंटेड प्रॉपर्टी के रूप में रह सकते हैं। मतलब आपकी सेविंग लगभग 60% रुपीज होगी। जितना भी अमाउंट का वो प्रॉपर्टी है उसका लगभग 60% आपका बच जाएगा, प्योर सेविंग। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, विच इज रिलेटेड टू अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब अप्रिसिएशन कितनी होगी इस प्रॉपर्टी की? अब इस प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन होगी, मान के चलते हैं कि आप अच्छे एरिया में रहते हैं, डेवलप्ड एरिया में रहते हैं, जहां पे हर साल 7-8% का और मैक्सिमम 9% तक का इंक्रीमेंट हो जाता है उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कॉस्ट में। लेकिन चूंकि आप उसका ईएमआई पे कर रहे हैं लगभग 6-7%, बैंक जैसा हाउसिंग लोन देगा आपको, जैसा आपका प्रॉपर्टी लोन देगा उसके अकॉर्डिंग, तो एक्चुअल यील्ड जो बनेगी वो 1 से 2% की बनेगी। मतलब चूंकि आपकी प्रॉपर्टी का हर साल अप्रिसिएशन तो हो रहा है रेट पे, लेकिन आप उतना ईएमआई भी पे कर रहे हैं बैंक को, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ईएमआई भी पे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक्चुअल इंक्रीमेंट 9% हो गई, लेकिन आप 7% पे आप बैंक को ईएमआई दे रहे हैं, 2% का एक्चुअल यील्ड निकल के आएगा। तो 1 से 2% आपका एक्चुअल अप्रिसिएशन होगा इन लॉन्ग टर्म ऑफ 15 ईयर्स। वहीं पे अगर आप रेंट में रहते हैं तो जो रिमेनिंग बची आपकी, जो मान लीजिए 30,000 35,000 रुपए जो आपके बच रहे हैं, वो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो अगर आपको इंक्रीमेंट दे देता है, मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया या कहीं भी ऐसी जगह पे लगाया जहां पे ठीक ठाक आपका
मनी रिटर्न आता है। इवन आप एफडी में डाल देते हैं, कुछ नहीं करते, एफडी में डाल देते हैं, 5-6% का भी यील्ड आता है, तो भी यू विल बी एबल टू गेट मोर मनी देन द ईएमआई। तो ये फाइनेंशियल एंगल है। अब ये क्या एजम्पशन है? हाँ, ये सब एजम्पशन पे है। जैसे हमने एजम्पशन लिया है कि आपकी प्रॉपर्टी का रेट 9 से 10% बढ़ सकता है, वैसे ही हम एजम्पशन ले सकते हैं कि अगर आप उसी पैसे को मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करते हैं सही जगह पे सोच समझ के, अच्छे विचारकों से, एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद, तो आप उसके बदले कम से कम 8, 9, 10% का रिटर्न मनी पा सकते हैं। तो देखा जाए तो अभी तक के हिसाब से रेंटेड प्रॉपर्टी में आप ज्यादा पैसा बना रहे हैं इन लॉन्ग रन। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में इंपॉर्टेंट है कि आपने एक बार बैंक से लोन ले लिया, ईएमआई फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए कि आज से आपकी ईएमआई बनती है 50,000 रुपए, तो आज से 15 साल तक वो 50,000 रुपए ही रहेगी, वो ना बढ़ेगी ना घटेगी, सेम रेट पे चलती रहेगी, सेम रेट पे चलती रहेगी। लेकिन अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो आज जिस हाउस में आप 15,000 रुपए में रह रहे हैं, वो कल को 16 होगा, फिर 17 होगा, फिर 18 होगा, और एक समय आते आते उसी प्रॉपर्टी की कीमत शायद 25,000 रुपए भी हो जाएगी रेंट पे। तो इस एंगल से देखा जाए तो आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी की रेट, यानी कि जो आपको पे करना है हर महीने, वो धीरे धीरे आपके जेब पे भारी पड़ेगा, जबकि ईएमआई पे आपने लिया तो ईएमआई फिक्स रहेगा। अब ये एंगल भी दो तरीके से आप देख सकते हैं। एक तरफ हर साल आपकी रेंट में पे की जाने वाली मनी का अमाउंट बढ़ता रहेगा, जबकि ईएमआई पे अगर आप मकान ले लेते हैं तो वो रेट फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे सोचने वाला मामला ये है कि कितना बढ़ सकता है। अगर रेंट आज से 15 साल बाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो आज के रेट में 10,000 20,000 रुपए में जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो प्रॉपर्टी 50,000 रुपए में मिलेगी, तो शायद नहीं। और आपकी प्रॉपर्टी की रेट कभी भी रेंटल रेट के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन भी रेंटल रेट और प्रॉपर्टी की रेट यानी ईएमआई दोनों इक्वल हो गई तो हर कोई खरीदना लगेगा ना, फिर रेंट पे कौन रहेगा? तो ये कभी भी डिफरेंस मिटेगा नहीं। रेंट पे देने वाले लोग हमेशा एक्चुअल ईएमआई से कम पे ही देंगे रेंट। अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आप लगता है कि फाइनेंशियली आप बहुत डिसिप्लिन आदमी नहीं है, मतलब कि आप जो पैसे कमाते हैं उन पैसों का एक फिक्स अमाउंट आप सेव नहीं कर पाते हैं, इधर उधर खर्च हो जाता है, कोई डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपको लोन लेना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि क्या आपको अपना जॉब पसंद नहीं है, एक लोन ले लीजिए, जॉब पसंद आने लगेगा। हाँ, लोन लेने के बाद आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है। हर महीने एक फिक्स अमाउंट बैंक को जाना ही है, आप उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, रोकेंगे अगले दिन बैंक का फोन आना शुरू हो जाएगा। तो फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाता है आपको लोन। वहीं दूसरी तरफ अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हैं ऑलरेडी, मतलब आप अपने मनी को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो रेंट पे रहने में कोई बुराई नहीं है। जो पैसा बचता है आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, शायद एजम्पशन के बेस पे उससे ज्यादा पैसा बना के देगा। अभी तक तो जो बात हम कर रहे हैं उसमें लग रहा होगा कि रेंटेड प्रॉपर्टी इज बेटर देन ओन हाउस। अभी 2-3 पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि क्या बेटर हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 में, रेंटेड प्रॉपर्टी में जीवन भर आपको पे करना है रेंट। आप आज कमा रहे हैं तब भी पे करना है, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो भी पे करना है, आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी पे करना है, वो कभी बंद नहीं कर सकते आप। यानी कि आपकी कोई फिक्स इनकम होनी चाहिए हमेशा के लिए, ताकि आप उन पैसों से जीवन भर किराए चुका सकें। जबकि ओन हाउस खरीद लेंगे तो 15 साल 20 साल जितने साल का आप लोन लेंगे उतने दिन आपको लोन चुकाना है, और उसके बाद वो घर आपका, फिर आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, किसी को पैसे नहीं देने, वो आपका घर का खुद का घर है, आप उसमें पैसे किसी को पे करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई ईएमआई नहीं रहेगी। तो फिक्स ईयर्स के लिए ईएमआई होती है जब आप लोन लेके घर ले लेते हैं, लेकिन रेंट पे रहेंगे तो जीवन भर रहेगा। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि जैसे कि पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन है, आप पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसे वापस आते हैं, तो आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, फिर आपको शायद घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप उतने जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो आपके लिए ओन हाउस जरूरी है। आफ्टर ऑल सब डिस्कस करने के बाद, ये सारे 5 पॉइंट हमने जब डिस्कस किए, तो आप समराइज करते हैं पॉइंट नंबर 6 में। अगर आपके पास अपना पैसा है, इतना पैसा है कि आप कम से कम 50-60% आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं, तो आइडियली आपको अपना घर खरीद लेना चाहिए। एक एंगल ये। दूसरा एंगल है कि अगर आपके लोन में दिए जाने वाले ईएमआई का अमाउंट आपके टोटल इनकम का 20-30% ही है। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं और आप ईएमआई पे बैंक को सिर्फ 20-30 हजार रुपए देते हैं हर महीने, तो ठीक है।
क्योंकि जो क्रेडिट स्कोर का कैलकुलेशन होता है, जो आपके पर्सनल फिनांस का कैलकुलेशन होता है, कहता है कि 10, 20, 30% तक मैक्सिमम लोन होना चाहिए आपके ओवरऑल कमाई का। अगर उसके ऊपर का लोन ले लेते हैं आप ईएमआई में, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप रिस्क पे हैं, कुछ चीजों को आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो आपके पास इतना अमाउंट हो कि आप डाउन पेमेंट ही 50, 60%, 70% कर दें ताकि आपका ईएमआई ऐसे ही कम हो जाए, या फिर आप इतना ज्यादा कमाते हैं कि आपके द्वारा लिए गए घर का ईएमआई ही आपके ओवरऑल सैलरी का 20 से 30% मंथली पे जाता है। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट तरीका है अपना घर खरीदने का। पॉइंट नंबर 7 में समराइजेशन, 6 और 7 समराइजेशन है जो कि अच्छे से समझना है। पॉइंट नंबर 7 में समराइजेशन कि हमारे पास अपना पैसा नहीं है, सिर्फ 10 से 20% पैसा है, देन ऑल्सो वी कैन टेक आवर ओन हाउस। कैसे इसको करते हैं कि पैसे का सही उपयोग। अगर आपने हाउ टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू, अगर आपने बुक पढ़ी है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी की, लिवरेजिंग ऑफ योर ओन मनी इज आल्सो वन ऑफ द फाइनेंशियल आईक्यू। मतलब आपके पास जो पैसा है उसको आप कैसे लिवरेज करते हो, कैसे उसका इस्तेमाल करते हो कि सबसे ज्यादा वो आपको बेनिफिट दे सके। तो अगर आप बैंक से पैसा लेके घर खरीदते हो तो आप सोच के देखो, आप अपना पैसा नहीं लगा रहे हो अभी प्रॉपर्टी खरीदने में, जो आज की प्रॉपर्टी 10 साल 20 साल के बाद करोड़ों में हो जाएगी, 50 लाख वाली प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आज बैंक आपको पैसा दे रहा है, तो बैंक का पैसा लगा के आप वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो। आपका अपना कुछ नहीं लग रहा। हाँ, इंटरेस्ट आप पे करेंगे ऑफकोर्स, लगभग दुगना हो जाता है। 50 लाख का घर खरीदेंगे, लगभग आप 70-80 लाख रुपए आप पे कर देंगे तक। अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदते हैं, क्या पता आप 2 करोड़ रुपए पे कर देंगे बैंक को, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की कीमत भी 2.5 करोड़ 3 करोड़ हो जाती है। तो बैंक से लेके लोन और फिर प्रॉपर्टी खरीदने से एक बेनिफिट ये है कि आपने खुद का पैसा नहीं लगाया, आपका प्रॉपर्टी खरीदने में बैंक ने आपको पैसा दिया, आपने समय के साथ कमा के उसको पूरा कर दिया, लेकिन उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई और कल को जिस प्रॉपर्टी की कीमत आज के डेट में 50 लाख है वो 3 करोड़ में बिकेगी, तो फिर भी आपको वो फायदे में रखेगा। ये सिर्फ कंपैरिजन रेंटेड हाउस में रहना और ओन प्रॉपर्टी खरीदने की कंपैरिजन है, ना कि पैसे को बनाने का। अगर पैसे को बनाने की बात करें तो दोनों तरीके अपने अपने सही हैं। कुछ लोगों को रेंटेड हाउस, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, आप मुंबई में बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुन सकते हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं इंडस्ट्री में, करोड़ों रुपए की मूवी का कमाते हैं, फिर भी किराए के घर में रहते हैं। वो अपने कमाए गए पैसे को कहीं और लगाते हैं। इंस्टेड ऑफ एक मकान खरीदना, 4 करोड़ 5 करोड़ का घर खरीदने की जगह वो क्या करते हैं, वही पैसे कहीं और बिजनेस में लगा देते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।